3.5 चैप्टर 3.5 में केवल करना क्या है तो सबसे पहले चेक करना है अद्वितीय हल। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल के स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका रिवीजन करवा देते हैं, बता देते हैं तीनों कि A1 बटा A2 बराबर नहीं रहे B1 बटा B2 के। तो इसका केवल एक हल होता है, चाहे ये कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है, यानी कि इस प्रकार के कोई समीकरण आ जाए, मान लेते पहला समीकरण इस प्रकार के है तो होगा का अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। फिर उसके आगे और क्या समीकरण था, समीकरण और था मतलब कि फॉर्मूला था A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा C2 के। क्या होता था, संपाती होता था, या कहेंगे इसको कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब रेखाएं संपाती हो जाए यानी कि जब दो रेखा रहे, देखो इसके लिए रेखा एक दूसरा काट देता है और इसके लिए रेखा क्या होता है, दूसरा के ऊपर चढ़ रहता है ना। दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर रहता है, यानी कि इसमें केवल एक बिंदु को कट करता है, इसमें सभी बिंदु को कट करते चले जाता है। ये संपाती हुआ। समानांतर के लिए क्या शर्त है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहे C1 बटा C2 के। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है, क्या होता है, समानांतर। इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि रेखाएं एक दूसरे के समीप से गुजर जाता है केवल, यानी कि कहीं भी एक दूसरे के नहीं काटता है। चलो पहला तुम्हारा क्या है प्रश्न दिया हुआ है। यदि पहला के चेक करें बनाने से पहले तो A1 हमारा रेट से A1 बराबर A1 बटा A2 निकाले तो 1/3 निकलेगा, और B1 बटा B2 निकाले तो -3 बटा -9 यानी कि यह कट के 3 बार में यानी 1/3 आएगा, और C1 बटा C2 निकाले तो क्या हो जाएगा, -3 बटा -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल यानी 3/2 हो गया। हमारा क्या कंडीशन मिला कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, अब बराबर नहीं है C1 बटा C2। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है क्या कहते हैं कि समानांतर है, अब कोई हल नहीं है, यानी पहल का बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि बन गया। इतना ही लिख के हम A1 बटा A2 निकाल देंगे, B1 बटा B2 निकाल देंगे, C1 बटा C2 निकाल देंगे, कह देंगे कि रेखा समानांतर है और इसे हल नहीं किया जा सकता है, यानी इसका कोई हल ही नहीं है। क्लियर है वाला। दूसरा प्रश्न है, दूसरा में यदि हम A1 बटा A2 निकालें तो 2/3 आ जाएगा ना, 2/3, और B1 बटा B2 निकाले हम तो 1/2 आ जाएगा, और C1 बटा C2 निकाले तो देखो करते गए 5 की ई पट्टी कर देते तो -5 आता, फिर 8 की ई पट्टी कर देते तो -8 आता, तो -5 बटा -8 लिखेंगे, और ई माइनस माइनस आखिर कैंसिल हो जाएगा तो केवल 5/8 रह जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं था हमको, यहाँ ई निकालने की जरूरत नहीं था। हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका तो हल है ना, केगो हल है, केवल एक हल है, चाहे अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय कहने का मतलब ना कि दूसरा कोई और नहीं है, केवल एक गो है। तो चलो इसको बनाते हैं वज्रगुणन विधि से। जब इस प्रकार से प्रश्न रहता है तो करते क्या है कि हम ढकना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 के बराबर उस तरफ से इस तरफ लाएंगे ना, 2x प्लस y बराबर 5 है, 5 को ई पट्टी लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। 3x और प्लस 2y, 8 उस तरफ है, इसको इस तरफ लाएंगे तो -8 बराबर 0। उसके बाद करते हैं क्या, हम सबसे पहले x लिखते हैं, x लिखने के बाद बटा का चिन्ह देते हैं, और जो x वाला पद है ये वाला इसको हम ढक देते हैं ना, तो क्या बचा, गुना करते हैं इन दोनों पदों में, यानी कि y का गुणांक 1 है, यहाँ -8 है, 1 में -8 से गुना हो जाता है, और फिर उसके बाद घटाव के चिन्ह देते हैं, 2 में -5 से गुना हो जाता है। अगला बार में क्या करेंगे, अगला बार में हमें y लिख के बटा के चिन्ह देंगे और y वाला पद को हम ढक देंगे।
है ना। अगला बार गुना किससे करते हैं, तो पहला में मतलब ऊपर से शुरू किए थे, लेकिन इस बार इस 3 को -5 को गुना करेंगे, यानी 3 गुने -5 या फिर घटाव का चिन्ह और 2 गुने -8। अगला बार क्या लिखते हैं 1 ना, आप बटा में अगला बार किसको ढकते हैं, इस अचर पद को ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं अचर पद को। अब गुना करते हैं 2 में 2 से गुना करेंगे, अब फिर -3 में घटाव का तो चिन्ह पड़ेगा ना, 3 तो पलसे में है, अब आए गुणांक 1 है, तो 1 से बटा में -8 है +10 है, और y बटा में -15 और प्लस 1 बटा में 1 से बटा 2 y बटा 1 और 1 बटा 1। अब हम क्या करते हैं, एक तुरी x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 करेंगे, और एक तुरी y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 करेंगे, यानी कि इसको लिख दिए एक बार एकरा साथ है और फिर इसको लिख दिए एक बार एकरा साथ है, यानी इसको बराबर किए इसके साथ है, फिर दोबारा इसी को बराबर कर दिए इसके साथ, है ना। तो हमारा यहाँ x बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा और y बराबर 1 ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हमारा हल हो चुका है। हल में हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 ज्ञात हो गया और y बराबर 1 ज्ञात हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा क्या है, तीसरा के देखो ना, तीसरा जब a1 बटा a2 निकालोगे प्रश्न हम आते हैं, देखो a1 बटा a2 निकालेंगे, हाँ तो 3 बटा 6 आएगा, यानी कि कट के 1 बटा 2 आ जाएगा, और b1 बटा b2 निकालेंगे तो -5 बटा -10 आ जाएगा, यानी कि कट के 2 बार में यही 1 बटा 2 आ जाएगा, और c1 बटा c2 निकालेंगे तो देखो 20 के ऊपर ले जाएगा तो -20 में हो जाएगा, और -40 कट जाएगा, ये दूसरा कट जाएगा, बटा 2 आ गया। हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आया, तो रेखाएं क्या है, संपाती है, यानी लिख देंगे इसका क्या, ई वाला कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं क्या है, संपाती, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो केवल एक हल होता है तबे बनता है, कोई हल नहीं है, अनेक हल रहे कितना हल ज्ञात करोगे, हल भी ज्ञात करना संभव नहीं है, अनेक हल भी ज्ञात करना संभव नहीं है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे हल करना है। किससे हल करना था, बजगुणन विधि से हल करना था, तीसरा ही बन गया। चौथा में आ जाओ, चौथा क्या है, चौथा बना लिखा है, यहीं से कर लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं ना b1 बटा b2 था ना, 1 बटा 3 बराबर नहीं है -3 बटा 3 के, सही है, बराबर नहीं है, नहीं ना है, 1 बटा 1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला बनेगा, चौथा बनेगा। देखो ना इसमें समीकरण में जो अचर पद है बराबर की शर्त लाकर रखा हुआ है, तो यहाँ काम हमको पहले ही सब कुछ किया हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ x, और उसके बाद x वाला पद को हमको ढक देना है, ढकने के बाद -3 में गुना होगा -15 से, -3 है गुणांक y का और यहाँ -15 है, तो -3 में गुना होगा -15 से, फिर उसके बाद घटाव के चिन्ह पड़ेगा, जो पारंपरिक हमको घटाव के चिन्ह देना हो तो देना है ना, और फिर गुना किस में होगा -3 में, तब इसको देखो -2 हो गया तो इसको ब्रैकेट में रखो ना, और गुने -7 में। अगला बार माइनस मतलब y ना, y बटा अब की देखो अब की किस पद को हम ढकेंगे,
y वाला पद को हम ढक देंगे, है ना। 3 गुने -7। देखो सबसे पहले होता है, तीर बताया है ना कि सबसे पहले ऐसे गुना करेंगे, अगला बार ऐसे गुना करते हैं, और फिर उसके अगला बार ऐसे ही गुना होता है। तब पहला बार में इसको जब ढके थे, इसको ढक दिए थे, तो गुना यहाँ से ना शुरू किए थे, इसको पहले किए थे, इसको बाद में, मतलब इसको गुना कर पहले किए, इसको गुना बाद में किए थे। लेकिन अगला बार जब इसको ढकेंगे तो इसका गुना और पहले होगा, इसका गुना बाद में होगा। तो 3 में गुना होगा किससे? -7 से। एक से गुना कितना है? 3 है। यहाँ आचर पद -7 है, तो 3 में गुना करेंगे ना -7 से। अगला बार 1 से गुना 1 है, घटा को चिन्हा देंगे, 1 में गुना करेंगे -15 से। अगला बार किसको ढकना है? अचर पद को ढकना है ना। चलो अचर पद को हम ढक देते, मान लीजिए ढक दिए। 1 लिखते हैं, 1 लिखने के बाद बटा का चिन्ह कैसे गुना करते हैं? देखो अब तीर देखो, यानी कि पहले ऊपर से नीचे चलना है, यानी कि 1 में गुना होगा -3 से, और घटा को चिन्हा देंगे, 3 में गुना करेंगे -3। 7 कहाँ से? 7 तो ढका हुआ है, -3 से ना। यही तो कंफ्यूजन करता है, इसलिए तुम हाथ से ढक देना उसको, तब बनाना। और 1 से बटा 45, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 27 माइनस माइनस प्लस हुआ है, फिर माइनस मौजूद है। आगे y बटा में अब प्लस, ठीक है ना। 1 बटा में -3 अब प्लस 9। तो आगे 1 से घटाएंगे तो 4 24 आ जाएगा, है ना। अब y बटा में यहाँ माइनस, यहाँ अलग कलर से लिखते हैं, 1/6। अब अगला बार हम क्या करेंगे ना कि इतना बराबर करेंगे इसके साथ है, इसको बराबर करेंगे इसको साथ है, यानी कि x बटा 24 बराबर 1/6, और y बटा -6 बराबर 1/6। इसे कट गया तो y बराबर -1 आ जाएगा, और 6 से 4 वन कट गया, x बराबर 4 आ जाएगा। हमारा हल में x बराबर 4 और y बराबर, ठीक ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने चारों प्रश्न को गुणन विधि से कर लिया।